हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा आपकी बायो बिल्डर। बच्चों, अब हम आज अपने लास्ट के 2 चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो क्या है। सबसे पहले क्या है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड पोल्यूशन के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है जो इन्वॉल्व हैं हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि पॉल्यूशन को अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो इंडिया में हैं वो क्या क्या है। इंडिया विद इट्स वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस फेसेस सेवरल हेल्थ चैलेंजेस। क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अब हमें पता है ना कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाली पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया बन चुकी है। तो पॉपुलेशन की वजह से भी, और दूसरा चीज़ कहा जा रहा है क्या कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इंडिया के पास जो है वो सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। दीज प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, गरीबता की वजह से कह सकते हैं, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन सब की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। मीन्स दैट कि वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे। These diseases spread from one person to another through air, water, food और direct contact. Means that कि हम मीडियम क्या क्या ये डिजीजेज यूज़ करती हैं, जैसे कि एयर के थ्रू जा सकती हैं, वाटर के थ्रू जा सकती हैं, फूड के थ्रू एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी। दे आर अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडी एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया। सबसे पहले कौन सी डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। कॉज्ड बाई मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ होती है। सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्रोनिक कफ, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, ब्लड इन स्पुटम। ठीक है, ये सब क्या हैं, इनकी सिम्टम्स हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयर ब्रॉन ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। एयर ब्रॉन ड्रॉपलेट्स कैसे, देखो क्योंकि कफ होता है ना, कफ हो रहा है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, क्योंकि कफ होता है। अब मान लो कफ हुआ, हमने कहीं भी कोई भी यूटेंसिल्स को टच कर लिया, या ड्रॉपलेट्स जो भी हैं एयर में, वो एयर में आ गई और वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात की जाए तो बीसीजी वैक्सीनेशन, कौन सी हम वैक्सीन यूज़ करते हैं, बीसीजी। प्रॉपर ट्रीटमेंट विद डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, मतलब इसके लिए एक शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट चलता है, जिनकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम, अ पैरासाइट स्प्रेड बाय एनाफिलिस मॉस्किटो। तो एनाफिलिस मॉस्किटो क्या है, एनाफिलिस मॉस्किटो एक वेक्टर के तरीके से काम करती है। वेक्टर मीन्स क्या हुआ, वेक्टर का मतलब अगर मैं तुम्हें समझाऊं साफ शब्दों में तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर हम कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए व्हीकल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो व्हीकल हमारे लिए क्या है, एक तरीके का क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मीन्स दैट कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमको ले के उठा के छोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या है, उसे हम और भी क्या कर सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं। तो एनाफिलिस मॉस्किटो क्या है, वो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स को क्या कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करा रही है, ट्रांसमिट करा रही है, तो वो क्या है, वेक्टर है। सिम्टम्स, फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक एंड वॉमिटिंग। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, देखो फीवर आएगा, चिल ठंड लगेगी, स्वेटिंग, हेडेक एंड वॉमिटिंग। ट्रांसमिशन, मॉस्किटो बाइट्स, किसकी वजह से हो सकता है, मॉस्किटो बाइट, ऑफकोर्स, क्योंकि जो एनाफिलिस मॉस्किटो है उसके बाइट से एक पर्सन से जो पर्सन इन्फेक्टेड है वहाँ से वो क्या करेगी, शक करेगी, और अगर कभी दूसरे तीसरे पर्सन को वो बाइट करेगी तो वहाँ पे ले जाके उसे क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी। प्रिवेंशन, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स,
किसका यूज़ कर सकते हैं? मॉस्किटो नेट्स का। इंसेक्ट रिपेलेंट्स, एलिमिनेटिंग स्टैग्नेंट वेक्टर, वाटर सोर्सेज, मतलब हम अगर कहीं पानी को इकट्ठा हो रहा है तो उसे भी हम हटाएंगे, जिसकी वजह से भी ये मॉस्किटो वहाँ पे नहीं ग्रो कर पाएंगे, और अगर मॉस्किटोज ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो बाइट नहीं करेंगे, तो मलेरिया ट्रांसमिट नहीं होगा। कंट्रोल मीजर्स, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, NVBDCP, एंटी मलेरिया ड्रग्स, इन सब की वजह से हम इसे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंगू, कॉज्ड बाय डेंगी वायरस, स्प्रेड बाय एडीज एरिजिप्टाई मॉस्किटो। देखो इन दोनों में याद रखेंगे, जब अभी हमने मलेरिया की बात की थी, मलेरिया को कौन फैला रहा था? एनाफिलिस, और डेंगू को कौन कर रहा है? एडीज मॉस्किटो, ठीक है। सिम्टम्स, हाई फीवर, सेब्रल बॉडी पेन, ब्रेक बोन फीवर, मतलब इसे देखो आम भाषा में क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। कहने का मतलब बोन्स के सारे ज्वाइंट्स, मतलब पूरी बॉडी के सारे ज्वाइंट्स इसमें क्या होते हैं? पेन होते हैं। स्किन रैशेज, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग एंड सीवियर, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, कहीं कहीं जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होता है वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। प्रिवेंशन, एलिमिनेटिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, बियरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स। कंट्रोल मीजर्स क्या है? पब्लिक अवेयरनेस, कंपेन्स, एंटी मॉस्किटो मीजर्स हम ये सब तरीके से यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं। जब आपने देखा होगा ना कि गर्मियों में क्या होता है कि एक हमारे नगर निगम वाली गाड़ी आती है, वो कई सारे आपने देखा होगा ना कि एक स्मोक जैसा वो छोड़ते हुए जाते हैं, वो सब भी क्या है? एक तरीके से रिपेलेंट्स ही है जो यूज़ करते हैं हम इन मॉस्किटो से रिड ऑफ के लिए। नेक्स्ट है कॉलेरा, कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। ये किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। सिम्टम्स, सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन, वीकनेस। इन सब में क्या होगा? डायरिया हो जाएगी, डायरिया में क्या होता है? वॉमिटिंग होगी, लूज मोशंस हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन और वीकनेस फील होगी। ट्रांसमिशन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो सबसे ज़्यादा कॉलरा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो जाता है। अक्सर जब हम लोग कोई भी बाहर का खाते हैं तो वहाँ से भी ये हो जाता है, या घर पे भी कभी कभी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इन सब की वजह से भी हो जाता है। प्रिवेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड हैंड हाइजीन। तो प्रॉपर हैंड हाइजीन रखेंगे, सैनिटाइजेशन रखेंगे, और ड्रिंकिंग वाटर पे विशेष ध्यान रखेंगे कि हम कौन से हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ट्रीटमेंट, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT, एंटीबायोटिक्स इन सीवियर केसेस। तो ओरल रिहाइड्रेशन मीन्स दैट कि कहते हैं कि आप क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है तो कहते हैं ना कि ORS पीना, इलेक्ट्रॉल्स पीना, तो इन सब की वजह से क्या होगा? हम अगेन से क्या करेंगे? रिहाइड्रेशन के लिए। टाइफाइड, कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, क्या है? एक बैक्टीरिया है। सिम्टम्स, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। हाई फीवर हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, स्टमक पेन होगा एंड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इनका? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अगेन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग बिफोर मील्स। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स ही लेते हैं और हाइड्रेट रहने की कोशिश प्रॉपर करते हैं टाइफाइड में। अब ऑफकोर्स आप इतना ध्यान रखो कि जो भी डिजीज़ बैक्टीरियल होंगी उसमें हम अक्सर क्योर किसका करते हैं? एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। कोविड-19 सबको पता है, कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। सिम्टम्स, फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से हो सकता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से होगा। प्रिवेंशन, वियरिंग मास्क, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। कंट्रोल मेजर्स क्या है? नेशनल वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव, क्वारंटीन एंड टेस्टिंग प्रोग्राम्स। तो ये सब तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम सब कुछ ये झेल चुके हैं कोविड-19 के ड्यूरेशन में। HIV एड्स, कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस HIV। तो HIV का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सिम्टम्स, वीक इम्यून सिस्टम, वेट लॉस, रिकरिंग इन्फेक्शन। एक बात याद रखेंगे कि एड्स ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमें तुरंत सिम्टम तो पता ही नहीं चलता, सिम्टम आने में ही हमें 10 ईयर्स लग जाते हैं और उतने समय में हम इसीलिए इसे क्योर नहीं कर पाए हैं और इसका क्योर का भी ट्रीटमेंट का हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो इसलिए क्योंकि इनको सिम्टम ही आने में अबाउट 10 ईयर्स लग जाते हैं। ट्रांसमिशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटेमिनेटेड नीडल्स, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और अ ब्रेस्ट
फीडिंग। तो सिंपल सी बात है कि अक्सर ये क्या होगा कि HIV किसकी वजह से फैलता है, कोई भी फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है तो इन्फेक्टेड पर्सन एंड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के बिटवीन, तो ऐसे में क्या होगा, HIV क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, ब्लड स्क्रीनिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स। मतलब अगर आपको लग भी रहा है, अगर आपको कोई है कि मे बी या हम समय पर करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, ब्लड स्क्रीनिंग करा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि HIV का वायरस हमारे बॉडी के अंदर है या नहीं है। कंट्रोल मेजर्स, नेसल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नाको, हार्ड एंटीवायरल, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। रेट्रोवायरल थेरेपी मतलब रेट्रोवायरसेस वो होते हैं जिनके पास क्या है, RNA है, तो ऐसी थेरेपीज़ भी हम करा के इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की बात करें, जो क्या है, ऐसी डिजीज़ेस जो क्या है ट्रांसफ़र नहीं होगी पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जैसे these diseases are not spread from person to person but are caused due to lifestyle, genetic factors and environmental influences। मतलब ये ऐसी डिजीज़ हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होंगी, बट किनकी वजह से हो सकती है, लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल को एक तरीके से अपनाने से, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक मतलब जैसे अगर हमारे फैमिली में किसी को कोई डिजीज़ है तो, और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एक वन ऑफ द मेजर रीज़न हो सकते हैं ऐसी डिजीज़ेस के लिए। जैसे सबसे पहले क्या हो गया, डायबिटीज़ हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, कॉज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, ऐसे में क्या होगा, डायबिटीज़ मेलिटस। सिम्टम्स क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट, फटीग, ब्लड विजन। ऐसे में क्या होगा, सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ जाता है डायबिटीज़ मेलिटस वाले पर्सनस को, उनको सबसे ज़्यादा ब्लड विज़न की प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड विज़न हो जाता है, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि विज़न भी लॉस्ट हो जाती है बहुत सीवियर केसेस में। रिस्क फैक्टर्स क्या है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, पुअर डाइट एंड जेनेटिक फैक्टर। तो क्या होगा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब अगर आप कहीं चल फिर नहीं रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तब भी ये डिजीज़ हो सकती है। ओबेसिटी, ज़्यादा मोटापे की वजह से। पुअर डाइट, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो। एंड अगेन जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर ही कभी कभी अगर आप सब कुछ कर रहे हो बट जेनेटिक फैक्टर है, अगर आपके जीन्स में ही है, तो आप उसको नहीं प्रिवेंट कर सकते। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, मेडिकेशन, इंसुलिन इन सीवियर केसेस, तो हम बाहर से इंसुलिन भी लेते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी जिसे बोलते हैं ना कि बीपी बढ़ जाने वाली चीज़ें, कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स में ज़्यादा ब्लड का प्रेशर हो जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बीपी वाली, हाई ब्लड प्रेशर वाली बीमारी हो जाएगी। सिम्टम्स क्या है, हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन एंड ब्लड विजन। तो अगेन क्या है, हेडेक हो आपको बहुत ज़्यादा, डिजीनेस मीन्स चक्कर आ जाए, और या फिर चेस्ट पेन हो, ब्लड विजन हो, तो ये सब क्या है, इनके सिम्टम्स हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है, स्ट्रेस, हाई सॉल्ट इनटेक, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। तो क्या क्या है, स्ट्रेस में ज़्यादा अगर पर्सन होगा तो हाई सॉल्ट इनटेक, मतलब अगर आप ज़्यादा सॉल्टी फूड खा रहे हो, आप अक्सर कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि वो नमक ज़्यादा खाते हैं खाने में, तो वो भी क्या हो सकता है, एक तरीके से कॉज हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। ओबेसिटी ऑफ कोर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। प्रिवेंशन कंट्रोल, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेडिकेशन। अब नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, CVDs, इंक्लूड्स हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। तो ये सारी डिजीजेस किस में आती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, जैसे क्या है, हार्ट अटैक्स आना, स्ट्रोक्स आ जाना, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हो जाना। कॉजेज क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़। तो ये सब क्या क्या है कि अब आप समझो कि एक ओबेसिटी, आप सारे डिजीज़ में देख रहे हो ना कि एक तो ओबेसिटी, और दूसरा क्या है कि अगर आपको क्या हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, तो डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है, ओबेसिटी ऐसी चीज़ है कि वो कई सारी बीमारियों को एक साथ क्या करेगी, इनवाइट करेगी, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फटीग। प्रिवेंशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देख रहे हो
and healthy diet, avoiding smoking and alcohol. Next है cancer. लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। तो इससे भी ज़्यादा और भी कैंसर होते हैं, ये तो कुछ मेन कैंसर्स लिखे हैं। कॉजेज़ क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, टोबैको यूज़, पोल्यूशन एंड अनहेल्दी डाइट। सिम्टम्स, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। क्या होगा कि आपको कोई पता नहीं चलेगा और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लम्स, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, परसिस्टेंट कफ, ये सब क्या है? कुछ कैंसर के सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अवॉइड टोबैको, HPV वैक्सीनेशन, HPV वैक्सीनेशन लेके, HPV वैक्सीनेशन अवेलेबल है और वो सबको लेनी चाहिए, ठीक है। एंड रेगुलर स्क्रीनिंग कराना, ये सब किसी वजह से हम क्या कर सकते हैं? अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को। ओबेसिटी कॉज्ड बाय एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन ड्यू टू पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। हेल्थ रिस्क क्या है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स। तो ओबेसिटी कई सारे बीमारियों को इनवाइट कर सकती है। प्रिवेंशन, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइडिंग जंक फूड्स। अब नेक्स्ट क्या है? माल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी डिजीजेस। तो ऐसे डिजीजेस जो क्या होंगी, हम खाना तो खा रहे हैं बट क्या बोलते हैं उसे, अगर आप खाना खा रहे हो, आप भूख मिटा रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो? ज़रूरी नहीं है कि आप खाने में वो प्रॉपर वो सारी न्यूट्रिशन ले रहे हो जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो ऐसे में क्या होगा? माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम दी माल न्यूट्रिशन, स्पेशली चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वीमेंस। तो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिस एज में जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या है? चिल्ड्रेंस है एंड प्रेग्नेंट वीमेंस है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। पेम डिजीजेस क्या है? क्वाशियोरकर, प्रोटीन डिफिशियंसी। सिम्टम्स क्या है? स्वेल एंड बेली, थिन मसल्स, स्किन इश्यूज। ये कहाँ होते हैं? बच्चों में ही होते हैं। एंड मैरस्मस, सीवियर कैलोरी डिफिशियंसी। देखो क्वाशियोरकर में क्या होगा? प्रोटीन डिफिशियंसी। आप फूड सारे ले रहे हो बट क्या हो रहा है कि आपके फूड में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन तो बिल्कुल है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा? स्वेल एंड बेली, थिन मसल्स एंड स्किन इश्यूज होंगे। मैरस्मस में सीवियर कैलोरी डिफिशियंसी, सिम्टम्स एक्सट्रीम थिननेस एंड वीकनेस। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे में क्या होगा? बच्चे का जो है वो स्वेल एंड बेली, पेट क्या होगा? निकल आएगा बाहर, एंड क्या होगा? मसल्स बट थिन होंगी और स्किन में इश्यूज होंगे। यहाँ में मैरस्मस में क्या होगा? सीवियर कैलोरी डिफिशियंसी, मतलब बिल्कुल भी खाना नहीं मिल रहा है। सिम्टम्स क्या होगा? एक्सट्रीम थिननेस हो गई और वीकनेस हो जाएगी, बच्चा एकदम दुबला पतला और एकदम से क्या होगा? वीक हो जाएगा। प्रिवेंशन, बैलेंस डाइट विद एडिक्वेट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों इंपॉर्टेंट है और एक्सेस होना भी हार्मफुल है। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसीज। विटामिन ए डिफिशियंसी में लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी हो जाना। ऐसे में क्या है? विटामिन ए की वजह से। डी डिफिशियंसी की वजह से कॉज रिकेट्स, बोन वीकनेस, बोन वीक हो जाएंगे। एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी लीड्स टू एनीमिया, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसीज, जिसे क्या बोलेंगे? एनीमिया बोलेंगे। कॉज्ड बाय लो आयरन लेवल्स इन द ब्लड। सिम्टम्स क्या है? फटीग्स, वीकनेस, पेल स्किन एंड डिजीनेस। प्रिवेंशन, आयरन रिच डाइट, लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, रेड मीट या आयरन सप्लीमेंट्स का यूज़ करके हम आयरन डिफिशियंसी कम कर सकते हैं। और अक्सर ये ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी कहाँ पे होती है? फीमेल्स में होती है। तो फीमेल स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो डाइट हो वो लीफी वेजिटेबल से ज़्यादा भरी हुई हो। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि हाँ पसंद किसी को नहीं होता है, आई नो दैट, बट आप अपनी बॉडी के लिए इतना तो कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर, कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट। सिम्टम्स स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मेंटल रिटार्डनेस इन चिल्ड्रेन। प्रिवेंशन क्या है? आयोनाइज सॉल्ट, सी फूड इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सी फूड इनटेक करने वाले लोग नहीं भी हैं तो आप अपने क्या कर सकते हैं? सॉल्ट वाला आयोनाइज्ड सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लासिफाइड इन 3 लेवल्स। लोकल बॉडीज़ फंक्शन एट सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट्स। ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं, जैसे कि क्या हो गया? म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट्स। नेशनल बॉडीज़ में ऑपरेट एट द कंट्री लेवल, एग्जांपल ICMR, नाको।
एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ में वर्क ग्लोबली फॉर द हेल्थ इंप्रूवमेंट्स, जैसे कि WHO, रेड क्रॉस एंड यूनिसेफ। ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। लोकल बॉडीज़, these organizations work at the state, district और municipal level to provide health care services. These मतलब ये क्या, देखो लोकल बॉडीज़ की ही बात हो रही है ना, तो स्टेट पे तो वैसे नहीं कहेंगे, हाँ स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में और म्यूनिसिपल लेवल्स में ये क्या करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्यूनिसिपल कमिटीज़ अर्बन एरियाज़ में मेंटेन हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड maternity homes, ensure sanitation, waste disposal and clean drinking water supply। तो इनका काम क्या क्या है, देखो इनका काम क्या है कि आप हॉस्पिटल्स में मेंटेन करना डिस्पेंसरीज को एंड मैटरनिटी होम्स को, एंड सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई में भी ये मेंटेन करने का इनका काम होता है। कंडक्ट वैक्सीनेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, तो आप देखते हो ना कि आप अपने एरियाज़ में, हॉस्पिटल्स में जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, डिजीज़ प्रिवेंशन, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को देखते हो, वो कौन कराता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़ कराते हैं। एंड अब जिला परिषद एंड पंचायत जो कहाँ भी होंगी, रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में क्या क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल कमिटीज़। एंड ये रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो जैसे कहा गया जिला परिषद एंड पंचायत प्रोवाइड रूरल हेल्थ सर्विसेज एंड फ्री मेडिकल चेकअप्स, manages primary health centers PHCs and community health centers CHCs, है ना। तो हम देखते हैं ना कि PHCs और CHCs आप देखते होंगे, जो बच्चे गांव के एरिया के होंगे उनको पता होगा CHC एंड PHCs, तो वो सब भी कौन कंट्रोल कर रहा है, जिला परिषद एंड पंचायत। कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग। तो देखो इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे, मैनेज देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCs एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHCs। नेक्स्ट है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एट द स्टेट लेवल, कंडक्ट डिजीज कंट्रोल कैंपेन्स फॉर द मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो। तो ये सब है क्या है जो हमारे स्टेट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं। नेशनल बॉडीज़ में दीज आर गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। ये ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे, गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, मतलब नेशनल लेवल पे। मेजर नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR आप बहुत सुनेंगे आगे भी, जो बच्चे जाएंगे नीट वगैरह की प्रिपरेशन में, और या फिर जो बच्चे रिसर्च में जाते हैं वो भी ICMR जाते हैं। Established in 1911, conducts the medical research to find treatment for disease like TB, cancer and AIDS, develops vaccines and prevent measles for diseases। Next है National AIDS Control Organizations NACO, formed in 1992 under the Ministry of Health, works to control the spread of HIV/AIDS, provides free treatment, awareness and counseling। Next is National Institute of Nutrition NIN, research malnutrition and dietary needs in India, works on the improving child nutrition and food safety। Next है Central Drug Standard Control Organization CDSCO, regulates the safety and approval of medicines and vaccination in India, ensures the quality of pharmaceuticals products। तो ये सारी अपने यहाँ की नेशनल लेवल बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, प्राइमर मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, कंडक्ट्स रिसर्च इन मेडिकल साइंस एंड पेशेंट केयर। अब आप यहाँ पे अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एम्स जाना होता है कि मतलब डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर नहीं होके नहीं भी जा रहे हो सपोज दैट, तो आप वहाँ पे एज अ रिसर्च स्टूडेंट भी जा सकते हो, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम NVB DCP कंट्रोल्स मॉस्कीटो बॉर्न डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड फाइलेरियासिस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इंटरनेशनल बॉडीज़ की बात की जाए तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एट द ग्लोबल लेवल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ वर्ल्ड वाइड। जैसे कि सबसे पहले है रेड क्रॉस सोसाइटी, एस्टैब्लिश इन 1863 बाय हेनरी डुनाट।
हेड क्वार्टर्स इनका कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। तो याद रखेंगे इनका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेड क्रॉस क्या है? प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल एड एंड रिलीफ वॉर्स, डिसास्टर्स एंड एपिडेमिक्स। इनका काम क्या है कि जब कभी भी इमरजेंसी कौन सी चीज़ों में, जैसे कि क्या है, अगर कोई वॉर हो गया, डिसास्टर कोई आ गया, या एपिडेमिक्स ऐसा कोई हो गया, तो इन सब चीज़ों में इनको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है। प्रमोट फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड ब्लड डोनेशन प्रोग्राम्स। और क्या क्या कराते हैं? फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, ब्लड डोनेशन प्रोग्राम्स में भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफर हेल्थ केयर फॉर वॉर विक्टिम्स, रिफ्यूजीज एंड प्रिजनर्स फॉर वॉर। हेल्प इन द rehabilitation for of disaster affected peoples and the spread awareness about hygiene and disease prevention। तो ओवरऑल इनका काम क्या है? इनका ओवरऑल काम इतना सा है कि ये वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। अगर कोई वॉर हो गया, कोई डिसास्टर हो गया, या कोई एपिडेमिक्स आ गई, या वॉर विक्टिम्स या प्रिजनर्स, इन सब के हेल्थ को मेंटेन करना। एंड और क्या कहा गया था? देखो, हेल्थ केयर, हाँ, फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना एंड ब्लड डोनेशंस को ऑर्गेनाइज कराना। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स एंड ब्लड बैंक्स फॉर द इमरजेंसी यूज, प्रोवाइड्स फूड, वाटर, शेल्टर ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर्स, earthquakes, floods, and etc. Offer ambulance services and free medical checkups, or organizes volunteer program for disaster responses and health education. नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर इनका भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अफिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, UN से ये अफिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? इंश्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल पीपल वर्ल्ड वाइड, कंट्रोल इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, promote research in medical sciences and public health, and set international standards for drugs, vaccines and food safety। मतलब एक तरीके से ये स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन रखते हैं जो वर्ल्ड वाइड, मतलब वैक्सीन्स के लिए, फूड्स के लिए, इन सब के लिए भी एक टाइप ऑफ, आप क्या करोगे कि एक टाइप ऑफ रूल्स रेगुलेशन का भी काम करते हैं ये WHO। नेक्स्ट है प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ ड्यूरिंग एपिडेमिक्स एंड नेचुरल डिसास्टर्स। तो ये भी उनका भी यही काम है कि एपिडेमिक्स में या नेचुरल डिसास्टर्स में रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फंक्शन क्या है? डिजीज कंट्रोल एंड इरेडिकेशन, कंडक्ट्स वैक्सीनेशन कैंपेन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, मॉनिटर्स COVID-19, इबोला, सार्स एंड अदर आउटब्रेक्स। रिसर्च एंड मेडिकल डेवलपमेंट में क्या है? फंड्स रिसर्च ऑन एड्स, मलेरिया, कैंसर एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। मतलब इन सब पे ये फंड्स भी देते हैं, जो बॉडीज़, जो भी इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं किस पे? एड्स पे, मलेरिया पे, कैंसर एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस पे। पब्लिशेस गाइडलाइंस फॉर न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ अवेयरनेस एंड एजुकेशन में एजुकेट्स पीपल ऑन हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग। तो WHO के कई सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जो बच्चों आप घर बैठ के भी कर सकते हो, और वो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। तो उनमें भी वो कई सारी चीज़ों को सिखाते हैं, कुछ डे वाइज होते हैं, कुछ मंथ वाइज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस W हेल्थ डेज, एग्जाम्पल वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। Emergency responses and aid, provide medical assistance during earthquake, famines and war zones, distributes medicines, vaccines and relief funds, setting international health standards जैसे कि establish regulations of drugs, vaccines, hospital hygiene and food safety, and the guides nation on the handling pandemics and environmental health issues। तो ये सब क्या है? इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक बात। अब हम क्या करेंगे? पॉल्यूशन के बारे में करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉल्यूशन है। तो एक मिनट बच्चों, मैं पानी पी लूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या, पॉल्यूशन। Pollution is the contamination of the environment with harmful substances leading to undesirable changes in air, water and land qualities. Types of pollution, सबसे पहले क्या है, एयर पोल्यूशन। कंटेमिनेट्स इन द एटमॉस्फेयर, मतलब हमें पता ही, देखो पोल्यूशन ऐसे चैप्टर्स है जैसे जो आपको पता ही होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस क्योंकि ये रिवीजन ही है तो हम रिवीजन की तरह ही इसे पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन में कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, soil pollution degradation of soil quality, noise pollution में harmful sound levels, and thermal pollution में increase the temperature of the natural water bodies. Next सबसे पहले क्या करेंगे, air pollution के बारे में। Air pollution occurs when harmful gases, dust, smoke or chemical enters the एयर मेकिंग इट अनसेफ फॉर लिविंग बींग्स, मतलब हार्मफुल गैसेस मिल जाना, डस्ट का, पार्टिकल्स का, स्मोक का एंड केमिकल्स जो जाके एयर में मिक्स हो जाएंगे और एयर की क्वालिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जो एक लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल होगा। सोर्सेज क्या हैं, वेहिकुलर इमिशंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड फॉसिल फ्यूल्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड ब्रिक मिल्स। तो ये सारी क्या है, जो एक तरीके से सोर्सेज हैं। वेहिकुलर एयर पोल्यूशन में कॉज्ड बाय एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम कार्स, बसेस, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के, देखो NOx लिखा है, एक्स मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होगा एंड पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर, ये PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर। इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, स्मोक फॉर्मेशन रिड्यूसेस विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि स्मोक का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके हम, एंड भारत स्टेट एमिशंस स्टैंडर्ड्स टू रेगुलेट द एमिशंस, एंड कार पूलिंग, साइकिलिंग एंड वॉकिंग, हम ये सब कर सकते हैं, जिनके जैसे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी भारत स्टेज के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक गैसेस, स्मोक एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर। मेजर पोल्यूटेंट्स क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इफेक्ट क्या क्या होगा, एसिड रेन होगा जो क्या करेगा, डैमेज करेगा क्रॉप्स को, सॉइल को और बिल्डिंग्स को। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड लंग डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। तो इतनी सारी चीज़ों को पोल्यूशन क्या करता है, इफेक्ट करता है। कंट्रोल मेजर्स क्या है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन फैक्ट्रीज, जो क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को भी, मतलब फाइन टू फाइन 2.5 माइक्रोमीटर्स के भी पार्टिकुलेट मैटर्स को वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। शिफ्टिंग टू इको फ्रेंडली फ्यूल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, जो कि हो नहीं सकता। नेक्स्ट है बर्निंग गार्बेज से, बर्निंग वेस्ट मटेरियल्स रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स इंक्लूडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्सिन्स, फ्यूरॉन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर। इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, कॉजेज स्मोक एंड वॉरनेस एयर क्वालिटी, हार्मफुल फॉर ह्यूमन लंग एंड कॉजेज आई इरिटेशन, प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। एंड कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है, बैन ओपन वेस्ट बर्निंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स, इम्प्लीमेंट वेस्ट सेग्रीगेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, मतलब हम दोनों को अलग अलग करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को। नेक्स्ट है प्रमोट वेस्ट रिसाइकलिंग एंड कंपोजिटिंग। नेक्स्ट है ब्रिक मिल्स। ब्रिक मिल्स यूज कोल, वुड एंड बायोमास एज अ फ्यूल, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ब्लैक कार्बन। इफेक्ट क्या है, इंक्रीज फाइन पार्टिकुलेट पोल्यूशन PM2.5, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी इलनेस, cause deforestation due to excessive wood burning and lead to climate change and smoke formation. Control कैसे करेंगे, shift to eco-friendly zigzag clean technology, use alternative fuels like natural gas and electricity, and government regulation on emission standards. ठीक है। Next, water pollution.
Water pollution occurs when harmful substances such as chemical, sewage and industrial waste contaminate water bodies, जैसे rivers को, lakes को and oceans को. Sources क्या हैं? Household detergents and domestic waste, sewage discharge into rivers, industrial chemical waste, oil spills in oceans and seas and thermal pollution from the power plants. तो ये सब क्या क्या है जो एक तरीके से क्या कहेंगे सोर्सेज है जहाँ जहाँ से वाटर पोल्यूशन होगा. आप सबसे पहले हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स में क्या क्या है? सोप्स, शैम्पूज एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कंटेन फॉस्फेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स. मतलब जो फॉस्फेट को, उसमें फॉस्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और सर्फेक्टेंट्स मतलब सर्फेक्टेंट्स अभी हमने कल पढ़ा था ना कि जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं. सर्फेक्टेंट्स मतलब जो सरफेस को क्लीन करने का काम करते हैं. विच इंटर वाटर बॉडीज थ्रू डोमेस्टिक सीवेज. इफेक्ट क्या होगा? यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन टर्म इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है? एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लीड टू एल्गल ब्लूम्स रिड्यूसिंग ऑक्सीजन लेवल इन वाटर. देखो ऐसे में क्या होता है, जो यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन मतलब एक तरीके से एजिंग बढ़ जाती है लेक्स वगैरह की और किसकी, पॉन्ड्स वगैरह की. किसकी वजह से? क्योंकि यूट्रोफिकेशन में एक्सेस न्यूट्रिशन आ जाता है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स की अमाउंट को बढ़ जाएगी और वो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इसकी वजह से किल एक्वेटिक लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज. कंट्रोल क्या हो सकता है? यूज़ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, improve waste water treatment facilities, reduce the use of phosphate based detergents. Next is sewage. Human and animal waste along with domestic sewage is discharged into rivers and lakes. Contains bacteria, viruses, parasites leading to waterborne diseases. Effect क्या है? Spread disease like cholera, typhoid, dysentery and hepatitis. Depletes oxygen level in water, killing aquatic life. इन सब की वजह से क्या होगा? अगेन ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा, और पॉल्यूट्स ग्राउंड वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, और एज वेल एज वो ग्राउंड वाटर को भी क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं. कंट्रोल प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs, बैन ओपन डिफिकेशन एंड प्रमोट टॉयलेट्स अंडर द स्वच्छ भारत अभियान, एंड रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर फॉर इरीगेशन एंड इंडस्ट्री. तो स्वच्छ भारत अभियान पे ध्यान रखेंगे बच्चों. स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्टेज में. इंडस्ट्रीज रिलीज हैवी मेटल्स जैसे कि मर्करी, लेड, आर्सेनिक, एसिड्स एंड केमिकल्स इनटू वाटर बॉडीज. इफेक्ट क्या होगा? किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड डिस्टर्ब फूड चेन, contaminates drinking water, affecting human health and damage crop and soil fertility if used for irrigation. Next है control measures क्या क्या होंगे? Strict pollution control laws for industries. Next, effluent treatment plants ETPs in factories and promote eco-friendly waste disposal. क्या होगा? Methods. Oil spills. Oil spill से क्या होगा? Occurs due to accidents in oil tankers and offshore drilling. Affects marine life by coating fish, birds and aquatic plants with oil. तो क्या होगा? अगर ऑयल्स पूरी वाटर पे हो जाएंगे ऊपर से, तो वो कई सारी चीज़ों को प्रिवेंट करेंगे ना. वो ऑक्सीजन को भी नहीं अंदर जाने देंगे, CO2 को भी नहीं बाहर होने देंगे, और ऊपर से एक तरीके से कोट की तरीके से काम कर जाएंगे फिश के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर. तो ये सब क्या करेंगे? इन सब के लिए एक तरीके से किसके तरीके से काम करेंगे? फेटल. इफेक्ट्स किल्स सी बर्ड्स, turtles and fishes, pollutes beaches and coastal areas, disrupts marine ecosystem. Control measures क्या क्या है? Use oil absorbing materials to clean spills, improving ship safety and oil transport regulations, reduce offshore drilling and promote renewable energy. Next है thermal pollution caused by the release of hot water from power plants and industries into river and lakes, increases water temperature, reducing oxygen level. Effect क्या होगा? Kill fish, aquatic organisms due to lack of oxygen, affect breeding and migration of aquatic species. Breeding को भी और migration को भी prevent कराएगा, and encourages growth of harmful microorganisms. Control use cooling towers in industries, implement water recycling and factories, regulate waste heat discharge into rivers. ठीक है. अब नेक्स्ट बात आती है ओजोन लेयर डिप्लीशन की. तो व्हाट इज ओजोन लेयर? द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर. कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फियर में. रेंज
कहाँ है 15 to 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, कहाँ, ये स्ट्रेटोस्फीयर के डिस्टेंस की बात की जा रही है। दैट एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम दी सन, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का ही काम करती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से। इट कंसिस्ट ऑफ ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स विच प्रिवेंट UV रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, अब क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर, बट उसका क्या हो रहा है, डिप्लीशन होता चला जा रहा है। और उसकी वजह क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ से रिलीज हो रही है, रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसॉल स्प्रेज। हेलोन्स यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेनिंग ब्रोमीन विच डिस्ट्रॉयज ओजोन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इज इमिटेड फ्रॉम द जेट प्लेन्स एंड व्हीकल्स ब्रेकिंग डाउन ओजोन, एंड मिथाइल ब्रोमाइड यूज्ड इन पेस्टिसाइड कंट्रीब्यूटिंग द ओजोन डैमेजेस। तो ये सारे जो मेजर कॉजेज हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, इंक्रीज स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स ड्यू टू मोर UV रेडिएशन, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड एंड डैमेज टू मरीन लाइफ, फाइटोप्लैंक्टन्स को भी खत्म कर रही हैं, एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट पैटर्न। कंट्रोल क्या क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987, ये एक थी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी कह सकते हैं, एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फेज आउट CFCs एंड अदर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज, यूज ऑफ इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स HFCs इंस्टेड ऑफ CFCs, ban to aerosol sprays containing CFCs and reducing vehicular emissions that release nitrogen oxides। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक एग्रीमेंट वर्ल्ड वाइड हुई थी जहाँ पे इन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई बातचीत हुई थी। वैक्यूलर नॉर्म्स क्या है, एमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया, अभी वही मैंने कहा भारत स्टेज। वैक्यूलर नॉर्म्स रेगुलेट पोल्यूटेंट्स एमिटेड बाय व्हीकल्स टू कंट्रोल एंड एयर पोल्यूशन। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स BSEs सेट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCBs, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म CPCB, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बेस्ड ऑन यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड। तो किस पे बेस्ड है, यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पे। कि भारत स्टेज नॉर्म्स क्या थे, BS1 2000 में आया, इनिशियल एमिशन नॉर्म्स आया। BS2 2005 में आया, इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर लिमिट्स ऑन द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। BS3 2010 में फेज आउट लेडेड पेट्रोल, रिड्यूस सल्फर कंटेंट्स। एंड BS4 2017 में, देखो BS4 के बाद सीधा BS6 आया, BS5 नहीं आया है, इसको याद रखेंगे। BS4 मिलिट्री अक्रॉस इंडिया रिड्यूस PM एंड नॉक्स एमिशंस। एंड BS6 2020 में आया, इसके BS5 टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फास्टर। अब ये सब क्या है, BS आपने सुना होगा, जो बच्चे जानते होंगे बाइक्स वगैरह के बारे में, BS4 बाइक है, BS6 है, तो अब वही सारी चीज़ें हो गई हैं, वही भारत स्टेज 1 2 3 4 एंड 6। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, इनकी वजह से क्या हुआ, 10 ppm सल्फर कंटेंट हो गया, रिड्यूस नॉक्स एंड PM एमिशंस बाई अप टू 80% कम हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल ड्राइविंग एमिशन, RDE टेस्टिंग एंड मैंडेटरी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक OBD फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो ये सब कुछ इंस्टॉल्स किए गए इन सब स्टेजेस में। मेजर टू रिड्यूस वेहिकुलर पॉल्यूशन, प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम क्या करेंगे, EVs की तरफ ज़्यादा जाएंगे। इनकरेजिंग CNG LPG बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रिक्ट PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन फॉर व्हीकल्स। इसीलिए हम देखते हैं ना कि हमें कहते हैं ना पोल्यूशन वाला बनाना है, पोल्यूशन वाला बनाना है, तो वही है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट बनेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेट्रो रेल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस प्राइवेट व्हीकल यूजेस। तो हमको अच्छे से एक तरीके से इंस्टॉलेशन भी कराना पड़ेगा मेट्रोज़ का एंड रेल्स का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करना बंद करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलो आपका ये रिवीजन वाला सीरीज़ यहीं पे फिनिश होता है। क्वेश्चन वाली सीरीज़ हम एग्ज़ाम के थोड़े से पास में ही करेंगे जब ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तब तक के लिए और सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बच्चों।